नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है इस चुनाव में। सामने आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ है इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी। दोनों के बीच में जो कॉन्टेस्ट है वो दिलचस्प माना जा रहा है। एक तरफ बहुत स्ट्रांग है एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक जो है वो मॉरल फाइट की बात कर रहा है और नंबर गेम जो है वो और दिलचस्प होने की यहाँ पर संभावना जो है वो बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं अभी भी जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कई ऐसे एमपीज हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं ऐलान किया है कि वो किसकी तरफ हैं, किसे समर्थन देने वाले हैं। ऐसे में 392 ये वो आंकड़ा है जो जीत के लिए चाहिए। नंबर गेम की बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे 24 घंटे पहले क्या कुछ दिखाई दे रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही भी जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपका बहुत। विजय जी, 24 घंटे से कम वक्त बचा है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। जगदीप धनखड़ के बाद भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? नाम दो हैं हमारे सामने और बहुत हद तक तस्वीर जो है साफ भी है। सीपी राधाकृष्णन का जिस तरीके से उनके पास स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लेकिन क्या जो सुदर्शन रेड्डी हैं वो जिस तरीके से लगातार सपोर्ट मांग रहे हैं गैर बीजेपी नेताओं से भी और साथ ही साथ हर किसी से ये कह रहे हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि उनके समर्थन में लोग आएंगे। क्या यहाँ पर सुदर्शन रेड्डी के लिए कोई मैजिक हो सकता है, कोई करिश्मा हो सकता है? देखिए, ये बात सही है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी संबंधित नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, जस्टिस रहे। बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका संघ से विचारधारा के स्तर पर गहरा जुड़ाव रहा। बीजेपी के वो सांसद रहे, बीजेपी ने ही उनको अभी राज्यपाल महाराष्ट्र का बनाया था। तो ये बात तो सही है कि जो इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े रहे, लेकिन अब एक पॉलिटिकल धड़े ने उनको नॉमिनेट किया है और वो अपनी तरफ से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े रहे हैं तो लिहाजा उनके झुकाव भी ऐसा नहीं होगा, वो पूरे निष्पक्ष होकर सदन चलाएंगे। क्योंकि उपराष्ट्रपति वैसे तो एक ऑर्नामेंटल पोस्ट है, लेकिन राज्यसभा के सभापति, पदेन सभापति भी उपराष्ट्रपति होते हैं। और ऐसे समय में जहां गठबंधन की सरकार हो, जहां बैसाखियों के दम पर सरकार हो, जहां बहुत मुश्किल से सरकार का बहुमत हो राज्यसभा में, वहां पर सभापति की भूमिका सदन के रोजमर्रा के कामों के संचालन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जब रहे तो उन्होंने एक दिन ही निष्पक्ष होना चाहा और उन्हीं दिनों और उसी दिन उनके पद की बलि ले ली गई। तो ये बड़ा, सभापति का मामला बड़ा नाजुक होता है। एनडीए को 439 सांसदों का सपोर्ट मिलने की संभावना जताई जा रही है और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक को 324 जो एमपीज हैं उनका सपोर्ट मिल सकता है। ये आंकड़ा जो है वो बता रहा है कि डिफरेंस काफी ज्यादा है और बहुत आराम से, बहुत आप ये कह सकते हैं कंफर्टेबल ही वो सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो चुनाव उपराष्ट्रपति का जीतने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये डिफरेंस तो यही बता रहा है, 105 का डिफरेंस है। लेकिन एनडीए इससे संतुष्ट नहीं होगा। वो चाहेगा कि इंडिया गठबंधन में भी सेंधमारी की जाए और क्रॉस वोटिंग कराई जाए। इसके अलावा देखिए, बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी के 7 हैं जो अनडिसाइडेड है इस समय। बीआरएस के 4 हैं जो जिन्होंने अभी फैसला नहीं लिया है। अकाली दल का 1 है, जेडीपीएम और वीओटीटीपी पार्टी, ये दक्षिण भारत की पार्टी है, एक इनका सांसद है। 3 निर्दलीय हैं, इनका वोट भी अभी तय नहीं है।
नवीन पटनायक जब बीमार थे, इसमें एक इंटरेस्टिंग आप ट्विस्ट ये बता दूं कि नवीन पटनायक जब बीमार थे, अस्पताल में थे, तो प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया, उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली थी बिल्कुल। और दिल्ली आने का न्योता दिया था। अब नवीन पटनायक दिल्ली में है और जी। माना जा रहा है कि वो एब्सटेन कर सकते हैं। अभी उनकी तरफ से कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, हम्म। लेकिन एक आध मीडिया सर्किल में चर्चा है कि उनको लग रहा है कि ऐसा इस समय में एक हाथ की दूरी दोनों गठबंधनों से बनाए रखना शायद बेहतर होगा, तो वो एब्सटेन कर सकते हैं। इसी तरह बीआरएस, केसीआर की जो पार्टी है तेलंगाना की, उसके जी। 4 सांसद हैं। वो भी तेलुगु प्राइड के नाम पर सुदर्शन रेड्डी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अगर सुदर्शन रेड्डी के साथ खुलकर जाते हैं हम्म। तो फिर मोदी सरकार नाराज हो सकती है। उनकी बेटी जिनको वो पार्टी से निकाल चुके, उनके पीछे ईडी वैसे ही पड़ी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि बीआरएस भी इस मामले में एब्सटेन कर जाएगी। और अगर ये 11 लोग एब्सटेन करते हैं तो फिर बहुमत के लिए जो जीत का आंकड़ा 391 का है वो घटकर 385 रह जाएगा। पर जो बात आप कह रहे थे कि बीजेडी से लेकर बीआरएस तक कुल ऐसे 18 सांसद हैं जिन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया कि वो किसको अपना सपोर्ट देंगे। एक तरफ सुदर्शन रेड्डी हैं जो तेलुगु प्राइड की बात करते हैं, दूसरी तरफ हैं सीपी राधाकृष्णन जिनके साथ लगातार तमिल अस्मिता की बात जोड़ी जा रही है। लेकिन अभी तक इन पार्टियों की तरफ से खुलकर नहीं ऐलान किया गया कि कौन किसके साथ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, नंबर गेम की बात करें, तो आपको बता दें कि दोनों सदनों की जो कुल संख्या है वो 781 है और जीत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो 392 है। अब लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है एनडीए की वो 293 है और विपक्ष की बात की जाए तो 234 है और अन्य 15 है। वहीं अगर हम राज्यसभा के आंकड़े भी देखें तो राज्यसभा की कुल स्ट्रेंथ अभी 239 है। इसके अलावा एनडीए के पास 132 एमपीज हैं जिनका सपोर्ट है और विपक्ष के पास 77 है और अन्य जो हैं वो 30 हैं। तो ये टोटल नंबर गेम की बात जो है वो हमने आपके सामने रखी। नंबर गेम में वाकई बहुत आगे दिखाई देते हैं सीपी राधाकृष्णन, लेकिन विजय जी दूसरी तरफ बात लगातार हो रही है मॉरल फाइट की। विचारधारा बनाम विचारधारा की लड़ाई बताने की कोशिश की जा रही है। फिर क्रॉस वोटिंग, ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन को कि एनडीए गठबंधन में थोड़ा सा गुस्सा है लोगों में अंदर अंदर, चूंकि ये गोपनीय मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है, इसमें पार्टी कोई व्हिप जारी नहीं कर सकती। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे सकते हैं। अगर 4-5 वोट भी क्रॉस वोटिंग के जरिए अगर इंडिया गठबंधन पाने में कामयाब होता है तो उसके लिए थोड़ा सा मोराल बूस्ट करने वाला होगा। अभी आपने जैसे राज्यसभा का आंकड़ा बताया था, उसमें हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नॉमिनेटेड भी शामिल है। ऐसे जो नॉमिनेटेड होते हैं, सत्ताधारी पार्टी उनको नॉमिनेट करती है, उनको भी वोट देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उनकी संख्या भी शामिल है। तो ये कुल मिलाकर मुकाबला इतना अभी जैसे एक तरफा जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नजदीकी का मामला है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर पिछला चुनाव देखें तो अभी विपक्ष के जो 324 हैं उसके ज्यादा वोटों से तो पिछली बार जगदीप धनखड़ चुनाव जीत गए थे। ममता बनर्जी की पार्टी तक एब्सटेन कर गई थी, 74% वोट मिला था। उससे पहले 528 कुल वोट मिले थे जगदीप धनखड़ को। हाँ, उससे पहले वेंकैया नायडू थे, उनको भी करीब 67% वोट मिला था। हामिद अंसारी को 67% वोट मिला। तो वो बड़ी जीत हासिल करते रहे हैं। और उसके मुकाबले में ये जीत क्या 100 पार कर जाएगी या 100 से नीचे रह जाएगी, थोड़ी सी दिलचस्पी इसमें रह रही है लोगों। बिल्कुल। आपको बता दें कि सुदर्शन रेड्डी ने अपना एक वीडियो रिलीज किया। वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर
काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ, जिसमें सुदर्शन रेड्डी सपोर्ट जो है वो मांग रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि क्यों उनके लिए वोट किया जाना चाहिए। वो वीडियो हम ज़रा एक बार अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं। Respected members of parliament, distinguished leaders, and fellow citizens of India, I stand before you with a humility and a deep sense of responsibility as a candidate for the office of the Vice President of our great Republic. India's democracy was built on the supreme sacrifices of our freedom fighters and nurtured for decades by their vision. Today, as that democratic space shrinks and citizens' rights come under strain, it's our duty to defend the soul of our democratic republic. My candidature is not at all a personal aspiration, but a collective effort to protect and strengthen our democratic fabric. Our first Vice President reminded us democracy is not merely a form of government. It is essentially an attitude of respect and reverence towards our fellow men. It is these words that inspire my resolve to carry forward a noble tradition. I bring decades of experience in public service. I understand both the spirit and functioning of our democracy. This experience equips me to serve as an impartial and dignified custodian of parliamentary traditions. सुदर्शन रेड्डी ने अपना वीडियो रिलीज करके ये बताया कि उन्हें क्यों समर्थन जो है वो मिलना चाहिए उपराष्ट्रपति चुनाव में। उन्होंने बताया कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो डेमोक्रेसी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे जो राइट्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, इस तरह की तमाम बातें, संविधान की बात वो कर रहे हैं और अपना दावा मजबूत करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। विजय जी, लगता है कि सुदर्शन रेड्डी की बात का कोई असर हो पाएगा और अंतरात्मा की आवाज किसी की जागेगी और कुछ नंबर गेम में बदलाव हो जाएगा? देखिए, संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का, गोपनीय मतदान है, गुप्त मतदान है, व्हिप जारी नहीं होता। ये सारी व्यवस्था संविधान के निर्माताओं ने इसलिए की थी कि उनको लगेगा कि कम से कम ऐसी पोस्ट तो पर जो वोटिंग हो वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हो, वो कैंडिडेट को देखकर हो और वो विचारधारा के स्तर पर हो, वो एक निजी स्वार्थों से चक्कर में नहीं हो, धर्म या जाति के आसपास नहीं घूमे। तो आदर्श स्थिति तो ये थी, लेकिन अब तो बड़े गौर से कहा जाता रहा है कि हमने पहली महिला राष्ट्रपति दी, ये बात कांग्रेस ने कही थी। बीजेपी ने कहा हमने पहली आदिवासी राष्ट्रपति दी। कोई ओबीसी की बात करता है, कोई किसकी बात करता है। तो अब ये चुनाव भी दलगत राजनीति का हिस्सा बन गया है और एक दूसरे को पॉलिटिकल पटकनी देने की या थोड़ा क्रॉस वोटिंग के जरिए उनकी प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश की जाती रही है इन चुनाव में। अब जब भैरों सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे थे तो चूंकि वो ठाकुर समाज से आते थे, तो बीजेपी की तरफ से या विपक्ष जो था उस समय, अमर सिंह वगैरह, उन्होंने ठाकुर लाभी सक्रिय हुई थी और भैरों सिंह शेखावत को वोट दिलवाए थे। ये सारी दुनिया जानती है, हमने अपनी आंख से देखा है। ये एक तरह से जैसा कोई और अन्य जो चुनाव होता है वैसा बन के रह गया है। तो इसमें
बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जानी चाहिए। दलगत राजनीति के फेर में ही पढ़कर वोट दिया जाएगा ऐसा मानकर चलना चाहिए। कुछ क्रॉस वोटिंग जरूर हो सकती है, वो दोनों तरफ से होने की आशंका है। क्रॉस वोटिंग हो सकती है और दोनों तरफ से उसकी आशंका बरकरार है। पिछली बार जब जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बने थे तो उनको 528 वोट मिले थे। अभी तक का जो आंकड़ा जा रहा है एनडीए की, अगर मैं बात करूं तो वो 439 जा रहा है। मतलब पिछली बार के मुकाबले 528 के मुकाबले 439 ये नंबर सामने आ रहा है। एक काफी गिरावट जो है वो नजर आ रही है नंबर्स में अगर हम एनडीए की बात करते हैं। क्या ये एक बड़ी जीत होगी इंडिया ब्लॉक के लिए कि पिछली बार से कम पर रोक दिया एनडीए को, या फिर इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से चुनाव में उतरा और जिस तरीके से समर्थन की मांग कर रहा है उसके बावजूद उनकी हार तय जो कि दिखाई दे रही है वो बात वहीं तक है? ये बात तो आपने सही कही कि इस बार अगर मान के चले 439 और 324 ऐसे ही वोट पड़ते हैं, मान मान लीजिए कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, तो भी एनडीए का उम्मीदवार 105 वोटों से 114 वोटों से 324 और 439 115 वोटों से जीतेगा। ठीक है। जी। पिछली बार 2022 में एनडीए के धनखड़ 346 वोट से जीते थे। 2017 में एनडीए के वेंकैया नायडू 272 वोट से जीते थे। 2012 में उस समय यूपीए होता था, यूपीए के अंसारी साहब 252 वोट से जीते थे। 2007 में हामिद अंसारी नजमा हेपतुल्ला को 233 वोटों से हराकर जीते थे। तो यानी 2007 के बाद का सबसे जो कम अंतर वाला चुनाव ये साबित होने वाला है। इसको चाहे तो इंडिया अपनी श्रेय जीत के मतलब अपनी किटी में इस रूप में ले सकता है कि मुकाबला बहुत कड़ा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग अगर हो गई, अगर इंडिया की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो गई तो कोई बड़ी खबर नहीं है। ठीक है भाई, इंडिया में तो चलता रहता है, ऊपर नीचे पार्टियां होती रहती हैं। लेकिन एनडीए में अगर क्रॉस वोटिंग होगी, जबकि एनडीए ने पूरी कोशिश की और थोड़ा सा राजनाथ सिंह ने का फोन भी एक वायरल हुआ, जो उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी से सांसदों की बात करने की कोशिश की। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि सरकार को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सांसद नहीं सुनते, कभी गडकरी कुछ बोल देते हैं, अभी राजीव प्रताप रूडी ने निशिकांत दुबे को निशाने पर ले लिया और अधिकृत उम्मीदवार थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बालियान, लेकिन बालियान हार गए। स्वाभाविक है कि राजीव प्रताप रूडी को बीजेपी के सांसदों का वोट मिला, इसीलिए वो अमित शाह के उम्मीदवार संजीव बालियान को हराने में कामयाब रहे। तो इस पृष्ठभूमि में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी उत्सुकता जग गई है। फिर चंद्रबाबू नायडू के जो सांसद हैं उनमें से कोई क्रॉस वोटिंग कर गया तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार में से कोई क्रॉस वोटिंग, जयंत चौधरी के लिए भी कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। तो आपको लगता है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के जो सांसद हैं वो भी कुछ क्रॉस वोटिंग की तरफ जा सकते हैं? हालांकि जगन रेड्डी जो हैं उनकी तरफ से पहले ही बताया गया कि वो अपना सपोर्ट जो है वो एनडीए के कैंडिडेट को ही करेंगे, लेकिन उसके बावजूद लगता है कोई स्कोप है यहाँ पर इंडिया के लिए? देखिए, जगनमोहन रेड्डी के 11 सांसद हैं, उनके 7 विधानसभा में हैं, 4 लोकसभा में हैं, राज्यसभा 4 राज्यसभा में है। मान लीजिए 7 राज्यसभा में है और 4 लोकसभा में है, कुल 11 सांसद हैं और वो सब आंध्र प्रदेश के हैं। तो कुछ सांसदों का ये मानना है कि ये तेलुगु प्राइड के नाते सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दे देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सुदर्शन रेड्डी को अगर आप समर्थन नहीं दोगे तो एनडीए का उम्मीदवार हार जाएगा। तो कुछ को लगता है कि जो अपनी लोकल स्थानीय राजनीति है, अगले विधानसभा के समय जो राजनीति करनी पड़ेगी स्थानीय मुद्दों को लेकर, उसमें सुदर्शन रेड्डी का साथ देना ठीक रहेगा।
लेकिन जगनमोहन रेड्डी पर केस बहुत है, ईडी का भी मामला है उनके खिलाफ, कुछ और फाइलें और खुल सकती हैं। और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय नेता हैं वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, और पहले दिन ही उन्होंने समर्थन दे दिया था, उस स्टैंड से वो हटे नहीं है। लेकिन हो सकता है क्रॉस वोटिंग की आशंका उस पार्टी की तरफ से भी है। तो बिल्कुल है उपराष्ट्रपति चुनाव, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 9 सितंबर को देश के सामने वो नाम आ जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप देख पाएंगे न्यूज़ तक पर।